हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास। जैव विकास और आनुवंशिकता दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। जैसे कि जैव विकास का मतलब कैसे जीव का विकास हुआ, कहां से हमने जीव के विकास को प्रारंभ किया, कैसे जीव पनपा, कैसे एक कोशिकीय जीव बने, कैसे बहुकोशिकीय जीव बने, कैसे कोशिकीय जीव बने। देखो बच्चों, माना जाता है कि सबसे पहले जो जीव बना वो था एक अकोशिकीय जीव, एक अकोशिकीय जीव। और इन्हीं अकोशिकीय जीवों के आगे विकास से पहला कोशिकीय जीव बना। यानी कि अगर अपने जीव की शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो जीव की बच्चों जो शुरुआत हुई थी ना, वो हुई थी अकोशिकीय जीव के रूप में। और अकोशिकीय से किसमें बदले वो कोशिकीय जीव के अंदर। चलो आगे पढ़ते हैं हम इस अध्याय के अंदर। सबसे पहले अपने बात करते हैं जैव विकास की, यानी कि जीव का विकास कैसे हुआ। देखो, पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास, भूवैज्ञानिक का मतलब है कि पृथ्वी कैसे बनी। देखो बच्चों, माना जाता है कि प्रारंभ में, यानी कि आज से अरबों साल पहले जो पृथ्वी थी वो एक आग का गोला थी। बाद में धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई, उसके अंदर जो मेग्मा था, लावा था, वो ठंडा हुआ, उसके ऊपर पानी आया और वहां जीवन संभव हुआ। तो सबसे पहले पृथ्वी पे आग थी और आग के बाद पूरी पृथ्वी पे पानी था। यानी कि पहला जो जीव पनपा होगा वो हमें पक्का पता है वो पानी में ही पनपा होगा, यानी कि वो जलीय जीव ही होगा। जैसा कि हम यहां देखते हैं कि पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास पृथ्वी के जीव वैज्ञानिक इतिहास के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे जैसे पृथ्वी ने अपने रूप बदले वहां पर जीवन की आशंकाएं बढ़ती गई, संभावनाएं बढ़ती गई और सबसे पहले एक अकोशिकीय जीव बना। जीवन का प्रथम अकोशिकीय रूप लगभग 3 अरब वर्ष पूर्व पैदा हुआ होगा। ये माना जाता है बच्चों कि सबसे पहले अकोशिकीय रूप ही बना होगा। आज अगर अपने बात करें कि हमारे बीच कोई अकोशिकीय जीव है या नहीं, तो हम कहेंगे बिल्कुल है। विषाणु का बच्चों आपने नाम सुना होगा, वायरस का नाम सुना होगा। बच्चों, वायरस तो है ना, वो एक अकोशिकीय जीव ही होता है और यही कारण होता है कि वायरस के ऊपर एंटीबायोटिक्स दवाओं का कोई असर नहीं होता। जैसे कि अभी अपने देख रहे हैं जो कोविड-19 महामारी है वो कोरोना वायरस के कारण ही है। आगे देखते हैं बच्चों कि प्रथम कोशिकीय प्रकार जलीय वातावरण में ही उत्पन्न हुए होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पृथ्वी पर प्रारंभ में सिर्फ आग ही आग थी, पृथ्वी खुद एक आग का गोला थी। जैसे जैसे वो ठंडी हुई, बाद में उसके ऊपर पानी आया, यानी कि पहला जो जीव था वो पानी में ही बसा होगा। इसीलिए कहते हैं, माना जाता है कि पहला जो जीव था वो क्या था, जलीय जीव था। जीवन की अजीवों से उत्पत्ति के सिद्धांत को आज बहुमत रूप से स्वीकृति मिल चुकी है। यानी कि हम अकोशिकीय से कोशिकीय की तरफ बढ़े, यानी कि अजैविक परिस्थितियों से जैविक परिस्थितियों की ओर बढ़े। यानी कि अगर अपने कहें कि हम अजीवों से, यानी कि जो जीवित नहीं थे, अजीवों से जीवित की ओर बढ़े। प्रथम जीवों के उद्भव के बाद, यानी कि जब एक बार जलीय जीव बन गए, एक बार कोशिकीय जीव बन गए, उसके बाद की बात कर रहे हैं बच्चों कि प्रथम जीवों के उद्भव के बाद जैव विकास का आधार डार्विन का विचार ही है। यानी कि जैव का कैसे विकास हुआ, कैसे नई नई प्रजातियां बनी, कैसे अलग अलग जीवों का विकास हुआ, कैसे उनके अंदर आपस में समरूपताएं थी, कैसे वो एक दूसरे से संबंध रखते हैं, कैसे वो एक दूसरे से संबंधित हैं, कैसे एक ही जीव से अलग अलग प्रकार के जीव बने, इन सब अवधारणाओं को बारे में बताते हैं डार्विन। आगे देखते हैं बच्चों कि चार्ल्स डार्विन ने यह बताया कि वर्तमान जीव आपस में कुछ समानताएं रखते हैं। तो इससे बच्चों ये माना जाता है कि कभी ना कभी इन जीवों का जो विकास है वो किसी एक ही जीव से हुआ होगा, तभी तो ये आपस में क्या रखते हैं, समानताएं रखते हैं। इसके अलावा ये जीव उन जीवों से भी कुछ समानताएं रखते हैं जो विलुप्त हो चुके हैं। यानी कि विलुप्ति वाले जीवों की बात करें, चाहे आज वर्तमान में जो जीव है उनकी बात करें, ये आपस में समानताएं रख रहे हैं। जैसे कि माना जाता है कि मानव का जो विकास है वो बंदर से हुआ है, यानी कि हम किससे समानताएं रखते हैं, बंदर से। ऐसे ही बंदर, कपी, लंगूर, ये सारे आपस में क्या रख रहे हैं, समानताएं। यानी कि इनका जो विकास है वो किसी एक ही जीव से हुआ होगा,
तभी तो वो आपस में क्या रख रहे हैं, एक दूसरे के साथ समानताएं रख रहे हैं। तो ये बात हमने शुरू में ही बता दी कि हमारा जो विकास है वो अजीव से ही हुआ है। आगे देखते हैं, समय के साथ कुछ जीव विलुप्त हुए तो कुछ नए जीव पैदा हुए और यह संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत धीमी गति से हुई। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया कि आज से 3 अरब साल पहले किसी पहले अजीव का निर्माण हुआ या अजीव ने जन्म लिया और वो प्रक्रिया चलते चलते आज हम इंसानी रूप में पहुंचे हैं। आगे देखते हैं, जो जीव वातावरण के अनुकूल समय को ढाल सके वही जीवित रहा, जबकि अन्य प्रजातियां लुप्त हो गई। अपने आसपास के वातावरण में, यानी कि मान लो अगर कोई ठंड में रहने वाला जीव है, बहुत ज़्यादा ठंडे इलाकों में रहने वाला जीव है, तो अगर उसने ठंड को सहन करने की क्षमता रखी तो वो जीवित रहा। अगर वो नहीं रख पाया तो वो क्या हो गया बच्चों, मर गया। यानी कि उस प्रजाति का क्या हो गया, खात्मा, या वो प्रजाति क्या होगी, खत्म हो गई। डार्विन ने इस प्रक्रिया को प्राकृतिक वर्ण का नाम दिया। कुछ स्तनधारी, स्तनधारी मतलब वे जीव जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उन जीवों को बोला जाता है स्तनधारी जीव। मानव भी एक स्तनधारी जीव है। जैसे व्हेल, चमगादड़, चीता और मानव अग्रपाद की अस्थियों में समानता दर्शाते हैं। यानी कि हमारे जो अग्रपाद है वो बिल्कुल इन्हीं की तरह समानताएं दर्शाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम जोड़ सकते हैं कि हम सबका विकास किसी एक ही कड़ी से हुआ है। यही तो बच्चों जैव विकास है। आगे देखते हैं, जबकि उनके क्रियाकलाप अलग अलग है तो ये समय समय पे निर्भर करता है। जिनके काम अलग अलग होते गए, जो अपने आप को ढालते गए, उन हिसाब से उनके काम भी अलग होते गए, तो आज उनकी संरचनाएं भी अलग होगी, पर कुछ समानताएं हैं उनके अंदर आज भी। इस अलग अलग कार्यों के कारण ये संरचनाएं अलग आकार ले लेती हैं। जैसे कि बच्चों आपने देखा होगा, अगर मैं मानव की भी बात करूं तो कुछ प्रदेशों में रहने वाले मानवों को अपने देखते ही पहचान लेते हैं कि इस प्रदेश के होंगे। जैसे कि अगर अपने अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो वहाँ के जो लोग हैं वो, उनकी जो ऊंचाई होती है, लंबाई जो होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, काफ़ी अधिक लंबाई वाले होते हैं, सुदृढ़ शरीर के होते हैं। वहीं अगर अपने एशिया उपमहाद्वीप की बात करें तो वहाँ के जो लोग हैं उनकी लंबाई अपेक्षाकृत कम होती है। तो बच्चों ये निर्भर करता है वहाँ के वातावरण पे। जो लोग अपने जिस जैसे वातावरण में रहते हैं वो अपने आप को वैसे ही वातावरण में ढाल लेते हैं। जीवों के विकास की यह प्रक्रिया अपसारी विकास कहलाती है तथा ये संरचनाएं समजातीय कही जाती हैं। अब ऐसा नहीं है बच्चों कि अफ्रीका महाद्वीप में जो लोग रहते हैं उनके 3 आंखें हैं या उनके 5 हाथ हैं। उनके भी हमारी तरह 2 ही आंखें, उनके भी हमारी तरह 2 ही हाथ हैं, बस उनकी लंबाई ज्यादा है। आगे देखते हैं, तितलियां एवं पक्षियों के पंख एक समान कार्य करते हैं। दोनों बच्चे उड़ने का काम करते हैं और एक जैसे दिखाई देते हैं, परंतु इनका विकास अलग अलग पूर्वजों से हुआ है। मूल संरचनाएं एवं भ्रूणीय विकास की दृष्टि से भिन्न ये अंग समरूप अंग कहलाते हैं तथा जीवों के विकास की यह प्रक्रिया अभिसारी विकास कहलाती है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था बच्चों ह्यूगो डी व्रीज ने और विकास का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। आगे देखते हैं, ऐसे अंग जो जीव के पूर्वजों से पूर्ण विकसित थे, लेकिन समय तथा परिस्थितियों के अनुसार इन अंगों का उपयोग क्रमिक रूप से कम होता गया और धीरे धीरे ये अंग निष्क्रिय होते गए। ऐसे अंगों को अवशेषी अंग कहते हैं। जैसे कि बच्चों कोई समय में मानव के दाईं ओर इस तरफ एक अपेंडिक्स पाई जाती थी। उस अपेंडिक्स का काम होता था बच्चों घास फूस को पचाना या घास को पचाना। और ये काम कब हुआ करता था? जब हम आदि मानव थे, यानी कि जब हम घास खाते थे। जब हम घास खाते थे उस घास को पचाना जरूरी था। अब जैसे जैसे हमारा विकास हुआ हमने घास खाना बंद कर दिया। घास खाना बंद किया तो धीरे धीरे इस अपेंडिक्स का, या मैं से बोलूं कि वर्मी फार्म अपेंडिक्स का जो काम था वो धीरे धीरे खत्म होता गया। और जैसे जैसे इसका काम खत्म हुआ धीरे धीरे ये जो ग्रंथि है ये भी हमारे शरीर से क्या होगी? विलुप्त होगी। तो ये आज हमारे शरीर का क्या है? अवशेषी अंग। ऐसे ही बच्चों माना जाता है कि हमारी जो छोटी उंगली है आने वाले कुछ सालों के, 1000 सालों के अंदर, 1000 लाख सालों के अंदर ये जो छोटी उंगली है ये भी मानव की गायब हो जाएगी या विलुप्त हो जाएगी।
क्योंकि बच्चों हम इसका उपयोग बहुत ही कम करते हैं, और मानव शरीर का एक ऐसा अंग जिसका हम उपयोग कम करते हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। इसलिए बच्चों दिमाग का उपयोग किया करो। अब हम बात करते हैं बच्चों अनुवांशिकी की। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अनु प्लस वंश प्लस इकी, यानी कि आने वाले वंश में जो गुण है उनका आगे जाना या गुणों का पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ना, वो क्या कहलाता है, अनुवांशिकी। यानी कि बच्चों मेरे में मेरे पिता के गुणों का आना किसका कारण है, अनुवांशिकी का कारण है, यानी कि वंश दर वंश गुणों का आगे बढ़ना। जैसे कि गुणों का आने का मतलब बच्चों हाथ पैरों से है, जैसे मेरे पिता के 2 हाथ हैं, मेरे भी 2 हाथ हैं, यानी कि मैं उन्हीं के कारण मानव जैसा दिखाई दे रहा हूं, प्रतीत हो रहा हूं। गुणों का आने का मतलब ये नहीं होता बच्चों कि मेरे जो पिता हैं उनको जो ज्ञान है वो मेरे अंदर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता बच्चों। गुणों का मतलब मैं दिखने में उनकी तरह हूं, ये होते हैं बच्चों गुण। और ये जो गुण है मुझे कैसे मिले, मेरे पिता से मिले हैं। अनुवांशिकी या अनुवांशिक विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जो वंशागति के व्यवहार और सिद्धांतों का अध्ययन करती है। अनुवांशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। आगे देखते हैं। संतति अपने जनकों से आकृति एवं शारीरिक क्रियात्मक लक्षणों से मिलती जुलती है। जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे जो लक्षण है, मेरे जो रूपरेखा है वो मेरे पिता से मिलती है। इस तथ्य का क्रमबद्ध अध्ययन सर्वप्रथम ग्रेगर जोन मेंडल ने किया था। इन्हें अनुवांशिकी का जनक भी कहा जाता है। देखो बच्चों ग्रेगर जोन मेंडल थे, इन्होंने मटर या वैसे बोलूं कि उद्यान मटर के पादपों पर कुछ परीक्षण किए। इन्होंने इनकी वंश दर वंश इनके गुणों का परीक्षण किया। जैसे कि मान लो इन्होंने कुछ गोल बीज वाले और कुछ झुर्रीदार बीज वाले अलग अलग प्रकार के, या ऐसे मैं बोलूं कि कुछ पीले बीज और कुछ हरे बीज लिए, उनका संकरण कराया और देखा कौन से बीज बनकर आ रहे हैं। इस तरह से इन्होंने अलग अलग गुणों को प्रदर्शित किया, तब जाके इन्होंने इन विचारों को या इन नियमों का पालन, या मैं से कहूं कि इन नियमों का निर्माण किया। मटर के पौधों में विपरीत लक्षणों की वंशागति के प्रतिरूपों का अध्ययन कर उन्होंने जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया वे वंशागति के मेंडल के नियम कहे जाते हैं। देखो मेंडल ने बच्चों टोटल 3 प्रकार के नियम दिए थे। पहला नियम था उनका प्रभाविता का नियम, यानी कि कौन सा गुण प्रभावी हुआ। इसके अंदर बच्चों इन्होंने क्या किया, जैसे मान लो इन्होंने एक ही पादप के 2 गुण लिए। जैसे कि एक तो इन्होंने लिया शुद्ध लंबा, बेटा मैं कैपिटल टी को शुद्ध लंबे से दिखाऊंगा। एक इन्होंने गुण लिया शुद्ध बोना, यानी कि ऐसे मान लेते हैं कि एक तो 7 फीट लंबा था और एक 5 फीट लंबा था, ये शुद्ध बोना हो गया। अच्छा, अब जब बच्चों इनका आपस में संकरण कराया गया तो इनके संकरण से पता चला कि जो पादप प्राप्त हुए उन पादपों की जो लंबाई थी। अच्छा बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि इन पादपों की लंबाई कितनी होनी चाहिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो बच्चों जब ऐसा देखा गया तो इन पादपों की जो लंबाई आई थी बच्चों वो 7 फीट ही आई थी। यानी कि जब मैंने 2 पादप, एक की लंबाई 7 फीट थी, एक की लंबाई 5 फीट थी, इनका आपस में संकरण कराया तो मुझे जो प्राप्त हुआ वो कितने फीट के प्राप्त हुए, 7 फीट के। यानी कि जो नियम था, या मैं से बोलूं कि इनका जो मुख्य गुण था वो अपना प्रभाव दिखा रहा था, इसीलिए उसे क्या कहा गया था, प्रभाविता का नियम। यही बात लिखी है कि यदि कारक यानी कि पेरेंट्स जोड़ों के 2 सदस्य यानी कि प्योर कैपिटल टी और स्मॉल टी असमान हो, एक लंबा है और एक शुद्ध बोना है, तो इनमें से एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी हो जाता है। जैसे कि यहां लंबापन बोनेपन पे क्या हो गया, प्रभावी हो गया, अर्थात एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी होता है। तो ये क्या है बच्चों, प्रभाविता का नियम। अब हम बात करते हैं विसंयोजन का नियम। देखो बच्चों इस नियम में क्या था, जैसे कि प्रभाविता के नियम में हमने देखा कि जो प्रभावी गुण था उसने अपना गुण छोड़ा, यानी कि लंबेपन ने
तो जो जितने भी पौधे प्राप्त हुए सारे के सारे कैसे प्राप्त हुए थे, लंबे पौधे प्राप्त हुए थे, 7 फीट के पौधे प्राप्त हुए थे। अब जब बच्चों में उन्हीं पादपों के जो बीज यानी कि मुझे क्या प्राप्त हुआ था, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, अगर मैं इनका आपस के अंदर संकरण करूं, कैपिटल टी का कैपिटल टी के साथ तो कैपिटल टी कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी का कैपिटल टी के साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी का स्मॉल टी के साथ तो क्या आया, स्मॉल टी। यानी कि यहाँ 3 पौधे तो क्या आए, लंबे, पर एक पौधा इस बार क्या आ गया, बोना। एक तो आया शुद्ध लंबा, एक आया शुद्ध बोना और 2 आए अशुद्ध लंबे। यानी कि जो मेरी पेरेंट्स पीढ़ी थी यानी कि जो कारक थे वो दूसरी पीढ़ी में दोबारा उत्पन्न हो गए। तो इसे ही कहते हैं बच्चों विसंयोजन का नियम, कि दोबारा मुझे क्या प्राप्त होगी, मेरी कारक पीढ़ी प्राप्त होगी। जैसे कि यहां देखते हैं कि इसके अनुसार एलील यानी कि इनकी बात कर रहे हैं बच्चों, आपस में घुल मिल नहीं पाते एवं दूसरी पीढ़ी में दोनों लक्षणों की फिर से अभिव्यक्ति हो जाती है। यानी कि बच्चों ये जो दूसरी पीढ़ी प्राप्त की तो यहाँ शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने दोबारा से मुझे प्राप्त हो जाती है। भले ही प्रथम पीढ़ी में एक प्रकट नहीं होता, मैंने देखा था प्रथम पीढ़ी में बोनापन प्रकट नहीं हुआ था, पर जो दूसरी पीढ़ी थी यानी कि उससे मैंने लेकर बीजों को दोबारा जब संकरण कराया तो इस बार जो बोनापन था वो वापस आ गया। एक प्रकट नहीं होता यद्यपि जनकों में दोनों अलील विद्यमान होते हैं। तो इस नियम को हम क्या कहते हैं, विसंयोजन का नियम। अब हम बात करते हैं बच्चों स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। देखो बच्चों अभी तक मेंडल ने एक यानी कि एक के साथ सिर्फ एक ही गुण लिया, इस बार इन्होंने क्या एक साथ 2 गुणों पर अभिव्यक्ति की। मतलब इन्होंने देखा कि जब मैं एक साथ 2 गुणों पर ये प्रयोग किए तो एक गुण का दूसरे गुण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, इसीलिए उन्होंने कहा कि दोनों अलग अलग स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं, इसीलिए उसे क्या कहा गया है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इस नियम के अनुसार जब किसी संकर में लक्षणों के 2 जोड़े लिए जाते हैं तो किसी एक जोड़े का लक्षण विसंयोजन दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है। यानी कि एक जोड़े का प्रभाव दूसरे जोड़े पर नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं, मानव में लिंग निर्धारण। अब देखो बच्चों मानव की जो कोशिका होती है, मैं अगर मानव की बात करूं तो मानव की कोशिका में कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 46 गुणसूत्र या मैं इन्हें बोलूं 23 जोड़े। बच्चों इन 23 जोड़ों में से 22 जोड़े जो होते हैं वो स्त्री और पुरुष दोनों में एक जैसे होते हैं। जो एक जोड़ा होता है बच्चों, अगर मैं बात करूं पुरुष की, मेल की, तो उसमें होता है एक्स और वाई, और अगर मैं बात करूं फीमेल की यानी कि महिला की तो उसमें होता है एक्स और एक्स। यानी कि अगर पुरुष का एक्स महिला के एक्स से मिला, एक्स और एक्स, तो होगी लड़की, और अगर पुरुष का वाई महिला के एक्स से मिला यानी कि एक्स वाई तो क्या होगा, लड़का। तो यहां से मैं कह सकता हूं लिंग के निर्धारण में योगदान जो होता है वो होता है पुरुष का, क्योंकि महिला के पास तो वाई गुणसूत्र ही नहीं होता, तो ये लड़का होगा या लड़की इसका निर्धारण कौन करता है, हमेशा पुरुष के द्वारा किया जाता है। और जो शुक्राणु जो होते हैं ना बच्चों, उन शुक्राणुओं के अंदर 50% यानी कि आधे एक्स होते हैं और आधे क्या होते हैं, वाई, यानी कि ये 50% चांस होते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी। अब देखते हैं बच्चों मानव में कुल 23 जोड़े क्रोमोसोम यानी कि बच्चों गुणसूत्र, ये हमारी कोशिका के अंदर पाए जाते हैं और हर एक जाति के अंदर अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे कि मानव के अंदर अगर मैंने बात की तो 23 जोड़े। इसी तरह अगर अपने अलग अलग बात करें, जैसे खरगोश की मैं बात करता तो खरगोश की प्रत्येक कोशिका में पाए जाते हैं 22 जोड़े यानी कि 44 गुणसूत्र। तो अलग अलग जातियों के अंदर अलग अलग गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। आम की बात करें तो आम में टोटल 40 गुणसूत्र होते हैं, चूहे के अंदर 40 होते हैं, चावल के अंदर 24 होते हैं, टमाटर के अंदर 24 होते हैं। तो ये कुछ बच्चों अलग अलग गुणसूत्रों की संख्या है। 22 जोड़े क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र नर और मादा में समान होते हैं। इसे एलिंग क्रोमोसोम यानी कि जो लिंग का निर्धारण नहीं करते उन्हें एलिंग क्रोमोसोम
कहते हैं, जबकि मादा में एक जोड़ा XX क्रोमोसोम एवं नर में XY, जैसा कि मैंने आपको बताया मादा में XX और जो लास्ट जोड़ा है जो नर में क्या होता है XY क्रोमोसोम होता है, जो इनको नर व मादा होने का निर्धारण करता है या निर्धारक होता है। यहां देखो बच्चों, अगर मैं स्पर्म की बात करूं, जैसा कि मैंने आपको बताया शुक्राणु की इनमें 50% X और 50% Y होते हैं और महिला के पास सिर्फ और सिर्फ क्या है X है। अगर पुरुष का X महिला के X से जुड़ा तो क्या होगी मादा, और अगर पुरुष का Y महिला के X से जुड़ा तो क्या होगी, क्या होगा नर होगा। तो ये निर्भर किस पे करता है बच्चों, पुरुष पे निर्भर करता है, क्योंकि महिला के पास तो Y है ही नहीं, तो महिला कभी भी इस चीज का निर्धारण नहीं कर पाती। नर में शुक्राणु जनन के समय 2 प्रकार के युग्म बनाते हैं। कुल उत्पन्न शुक्राणु संख्या का 50% X युक्त एवं 50% Y युक्त होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि X और Y की कुल संख्या जो होती है वो 50-50% होती है, यानी कि आधे आधे होते हैं। मादा में केवल एक ही प्रकार के अंडाणु बनते हैं जिनमें X क्रोमोसोम होता है। अंडाणु का X या Y क्रोमोसोम से निषेचित होने की प्रक्रिया चलती रहती है। यदि अंडाणु का निषेचन Y धारी शुक्राणु से हो गया तो नर जन्म होता है, और यदि अंडाणु के निषेचन X धारी शुक्राणु से हो गया तो क्या हो जाएगी, युग्म में मादा बनेगी, जो कि मैंने आपको अभी भी समझाया है। यानी कि पुरुष का X अगर महिला से मिला तो महिला, और पुरुष का Y महिला से मिला तो पुरुष, यानी कि नर। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये अध्याय यही समाप्त होता है। इस अध्याय के अंदर हमने देखा कि कैसे जीव का विकास हुआ। सबसे पहली बात तो हमने यही देखी कि जीव का विकास कैसे हुआ। उसके बाद हमने देखा अनुवांशिकता के बारे में कि कैसे गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, कैसे लिंग का निर्धारण किया जाता है। तो इसी के साथ बच्चों ये अध्याय हम यहीं समाप्त करते हैं। अब हम मिलते हैं हमारे अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद।